Hello friends, myself Professor Rakesh Mishra. By qualification I am a chartered accountant and I have been into teaching for more than 11 years. I have teaching all various legal subjects for CS professional, CS executive, CA final and CA inter level. Today हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपना CS प्रोफेशनल का मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। उस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कंपनी लॉ में फॉल करता है, कनोडिया एंड इट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली एंड हरियाणा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज समझना मेरा ध्यान से, कभी भी जब आप केस लॉस पढ़ते हो, मैं इसका जो टॉपिक का ब्रेकअप है, किस तरीके से कितने चैप्टर में, कौन से चैप्टर में कितने केस लॉस है वगैरह, वो दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस करा हुआ है। इसमें मेरा पूरा फोकस आप लोग के साथ एक केस लॉ को कैसे रीड करना है, उसको कैसे समझना है, उसको कैसे पढ़ना है, उस पर रहने वाला है। तो जब भी आप कोई भी केस लॉ पढ़ते हो तो एक प्रोसेस होता है पढ़ने का। सीधा मत टूट पड़ो बुक पे या सीधा मत टूट पड़ो मॉड्यूल पे, उस केस लॉ को पहले डिकोड करो और उसके बाद उसके अंदर जाओ, तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। केस लॉ बिकम मोर लाइक अ मूवी। तो आप शांति से सुनना, मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब ये जो कनोडिया एंड इट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी वाला केस है, इसका हम लोग जो मॉड्यूल रीडिंग है, जो मेरा टेक्स्ट बुक रीडिंग है, वो हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम लोग क्या करने वाले बच्चों, पहले हम लोग इसका एक बैकग्राउंड समझने वाले कि इस बैकग्राउंड क्या था इस केस लॉ का। समझते बच्चों, कनोडिया एंड इट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली एंड हरियाणा। ऑब्वियसली मतलब ये केस किसके किसके बीच में हुआ है, तो कनोडिया एंड इट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड आरओसी के बीच में। लेकिन आरओसी बोलते तो उसके आगे कौन सा आरओसी है वो भी लिखिए, अपने को पता है, हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है 23 आरओसीज होते हैं। तो यार इसमें से कौन से आरओसी के साथ ये केस हुआ है, तो आरओसी दिल्ली हरियाणा के साथ केस हुआ है। किसका? कनोडिया एंड इट्स प्राइवेट लिमिटेड का। अब ये केस क्या था, क्या डिस्प्यूट था, उसका डिसीजन क्या आया, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। बट उसके पहले एक इस केस लॉ को पढ़ने के लिए एक बेसिक बैकग्राउंड मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो आप लोग एनीवेज पढ़ चुके हो एग्जीक्यूटिव में, बट वो बताने से क्या होगा, आपको एक कमांड बेटर आएगा इस केस पे। तो आप जरा 2 मिनट मेरे साथ रहिए और फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ बैकग्राउंड मैं आपको कंपनी लॉ का देना चाहता हूं विच विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस केस लॉ। अब मुझे बताइए एक बात, हमने सेक्शन 248 पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव में। सेक्शन 248 का क्लॉज 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि देयर आर 4 ग्राउंड्स, पहले 5 ग्राउंड से उसमें से एक ग्राउंड निकाल दिया। उसमें से हमने पढ़ा था कि 4 ग्राउंड्स में से कैसे कंपनी को 4 ग्राउंड्स पे कंपनी को का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाता है। तो आरओसी अगर उस 5 ग्राउंड पे कंपनी का नाम निकाल देता है, मतलब पहले 5 था अब तो 4 हो गया, तो आरओसी अगर उस 4 ग्राउंड में से किसी भी एक ग्राउंड पे कंपनी का नाम निकाल देता है अपने रजिस्टर से, ये तो ये माना जाता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। आपको थोड़ा बहुत याद आता होगा एग्जीक्यूटिव में जो आपने पढ़ा था कि उसमें से किसी ग्राउंड पे निकाल देता है, तो रजिस्टर से निकाल दिया तो फिर ये माना जाता है कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक ऑफ करना कंपनी का नाम। अब उसमें याद करो 248(1) में एक ग्राउंड था, 4 में से एक ग्राउंड था जो हम लोग को यहां पे रेलेवेंट है डिस्कशन के लिए। वो क्या है कि अगर कंपनी ने लास्ट के 2 साल में, इन लास्ट 2 इयर्स, अगर कंपनी क्या नहीं कर रही है मेरे बच्चों, लास्ट के 2 साल में कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है और ऑपरेशंस नहीं कर रही है, और तो उसके पास चॉइस है कि वो जाके डोरमेंट का स्टेटस ले सकता है। ठीक है, डोरमेंट कंपनी बन सकता है, हमने पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए अगर लास्ट के 2 साल में वो बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस नहीं कर रहा है लास्ट के 2 साल में, या ऑपरेशंस नहीं कर रहा है लास्ट के 2 साल में, तो उसको क्या करना है, अगर उसने डोरमेंट का स्टेटस ले लिया तो ठीक, लेकिन अगर डोरमेंट का स्टेटस नहीं लिया तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी उसका नाम निकाल देगा। अच्छा, अब शांति से छोटा सा करेक्शन कर दूंगा बस मैं, ये कंपनी नहीं, ये क्या है, आरओसी, ध्यान दीजिए। तो आरओसी उसका नाम निकाल देगा, लेकिन कैसे निकालेगा, इसका भी एक प्रोसेस है। सर क्या प्रोसेस है बताइए। देखिए, पहले आरओसी क्या करता है, नाम निकालने के पहले डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, उसको नोटिस देता है। इसको तुम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोल सकते हो। तो उसको नोटिस देता है, और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैंने बोला मैं 2-3 मिनट लेके जब बैकग्राउंड बताऊंगा तब बहुत मजा आएगा पढ़ने को। तो आरओसी क्या करता है, डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, उसको नोटिस देता है फॉर्म STK 1 में। याद है आपको, फॉर्म STK 1 में जो 248
क्लॉज 1 के अंदर नोटिस देता है और उसको नोटिस देता है, बोलता है देखो हमारे नॉलेज में है कि तुम लास्ट के 2 साल से बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रहा है। उसमें तो चारों ग्राउंड हो सकता है, लेकिन यहां पे जो ग्राउंड रेलेवेंट है इस केस लॉ में, मैं सिर्फ उसका ही रेफरेंस दूंगा। तो आरओसी STK 1 देगा फॉर्म डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बोलेगा हमारे नॉलेज में कि तुमने लास्ट के 2 साल में बिजनेस कंडक्ट नहीं किया है, तुमने लास्ट के 2 साल में बिजनेस कैरी ऑन नहीं किया है, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? तो 248(1) में ये बोलेगा और अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारा नाम निकाल देंगे। मतलब इसको एक तरीके से वार्निंग समझ लो तुम। फॉर्म STK 1 में दिया। अब लेकिन क्योंकि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो सबको इस बात का नॉलेज होना चाहिए और इसीलिए उसके संग संग वो क्या करता है, न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करता है सेम नोटिस। किसमें पब्लिश करता है? न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट में। मतलब कहने से जैसे अब मान लो कनोडिया नीड्स को अगर आरओसी नोटिस भेज रहा है तो वो साथ में ये नोटिस जो है STK 1 वाला जो नोटिस है वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करता है कि हम इस कंपनी का नाम निकालने का सोच रहे हैं, अभी तक निकाला नहीं है, हम इस कंपनी का नाम निकालने का सोच रहे हैं अगर इसने हमें आके जवाब नहीं दिया तो। अभी मतलब इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो STK 1 और STK 5 ये दोनों धमकी होता है। आप समझ रहे हो मेरा बात? STK 1 और STK 5 दोनों धमकी होता है। आरओसी ने STK 1 में कंपनी को बोला तुमको कोई जवाब देना है क्या, बोलो हम तुम्हारा नाम निकालने का सोच रहे हैं। कंपनी बोलेगा या नहीं बोलेगा वो बात की बात है। और ये सेम चीज वो न्यूज़पेपर में भी डालता है, ऑफिशियल गैजेट में भी डालता है, ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए कि हो सकता है उस कंपनी से कनेक्टेड लोग हैं जिस कंपनी का नाम निकलने वाला है, तो उन पब्लिक को भी पता चल जाए, इसलिए STK 5 में पब्लिश किया जाता है। ठीक है सर, इतना तो हम लोग ने ऑलरेडी कहां पे पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव में, कंपनी लॉ में। अच्छा, इसके बाद भी अगर कंपनी आके जवाब नहीं देता है या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता है तो आरओसी क्या करता है, उसका नाम निकाल देता है अपने रजिस्टर से। और इसके लिए क्या फाइल होता है, STK 7 में नाम को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो STK 7 फाइल होता है और नाम निकाल दिया जाता है रजिस्टर से। ये तो मतलब आइडियली स्पीकिंग 3 प्रोसेस होता है। अब इसको नटशेल में बोलूं तो कनोडिया नीड्स प्राइवेट लिमिटेड को अगर आरओसी निकालना चाहता था तो उसको आइडियली 3 चीज फॉलो करना चाहिए था। नंबर 1, आरओसी ने उसको पहले STK 1 का नोटिस देना चाहिए था, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को नोटिस दिया, उसके बाद STK 5 में पब्लिश करना चाहिए था कि हमने STK 1 में नोटिस दिया हुआ है कि हम निकालने वाले हैं और ये चीज हम पब्लिक को बता रहे हैं, तो वो STK 5 में जाएगा। और उसके बाद भी अगर कनोडिया नीड्स वाले मतलब उन कंपनी के डायरेक्टर्स अगर आके जवाब वगैरह नहीं दे रहे तो आरओसी क्या करेगा, उनका नाम निकालेगा। और ये नाम किस में निकाला जाता है, STK 7 में निकाला जाता है। ये 3 प्रोसेस होता है। अब ये था बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड 2-5 मिनट बहुत जरूरी है। क्यों? ये बैकग्राउंड अगर तुमने एक बार समझ लिया तो पूरे लाइफ टाइम तुमको वो केस लॉ का जो फैक्ट्स है वो याद रहेगा। तो शांति से अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस लॉ का बैकग्राउंड क्या है? अब ये बैकग्राउंड ऑफ द केस लॉ क्या है? कंपनी मतलब कौन है अपने केस में? कंपनी, कनोडिया नीड्स। कंपनी ने चैलेंज किया है कि जो उसका नाम निकाला गया है, किसने निकाला है नाम? आरओसी ने। कौन से आरओसी ने? दिल्ली हरियाणा के। वो 2 ग्राउंड पे वो चैलेंज कर रहा है इसको, मतलब वो बोल रहा है कि आरओसी ने गलत किया। पहला ग्राउंड क्या है? कंपनी ये क्लेम कर रहा है कि STK 1 उसको नहीं सर्व किया गया है। मतलब कनोडिया नीड्स को आरओसी से STK 1 मिलना चाहिए था, जिसको तुम नॉर्मली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टाइप कुछ बोल सकता है। तो वो बोल रहा है ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे नहीं मिला। ये कौन बोल रहा है? कनोडिया नीड्स बोल रहा है। ठीक है, मतलब कंपनी बोल रहा है कि मुझे STK 1 नहीं मिला हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, कंपनी बोल रहा है कि नाम उनका निकाला जाता है जो बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रहे। यही तो ग्राउंड है ना यार, इस केस लॉ में तो वही ग्राउंड पे इन लोगों ने निकालने की बात किया कि तुमने लास्ट के 2 साल में बिजनेस नहीं किया, ऑपरेशंस नहीं किया है, एंड तुमने डोरमेंट का भी स्टेटस नहीं लिया है, इसीलिए हम तुम्हारा नाम निकाल रहे हैं। ऐसा आरओसी बोल रहा है। और कंपनी क्या बोल रहा है कि एक तो नोटिस नहीं दिया है इसलिए भी हमारा नाम निकाला है, तो वो गलत किया आरओसी ने। दूसरा, कंपनी क्या बोल रहा है कि यार ये बोल रहा है ना कि नाम निकाल देना है क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहा था, तो हम इसकी बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। कनोडिया वाले बोल रहे हम तो बिजनेस कर रहा था लास्ट के 2 साल में। क्लियर है ये बात? तो अब इस फैक्ट को कंक्लूड करते हैं हम, उसके बाद हम केस लॉ में घुसेंगे। सर केस लॉ कंप्लीट हो गया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अब स्टार्ट होगा और तुमको कमांड मिलेगा। तो अब क्या हुआ है पूरा, कहने से नाम निकालना है किसी का, तो आरओसी को अगर रजिस्टर से नाम निकालना है, बहुत सारे ग्राउंड है, बट इसमें कौन सा ग्राउंड हम लोग ने कवर किया कि लास्ट के 2 साल में बिजनेस ऑपरेशंस नहीं किया है, एंडोरमेंट का स्टेटस भी नहीं लिया है, तो उस केस में उसका नाम अगर निकालना है तो आरओसी पहले STK 1 देगा कंपनी को और कंपनी के डायरेक्टर्स को बोल दो, और उसके बाद वही STK 5 में पब्लिश करेगा।
ठीक है, पब्लिक नोटिस के लिए, और उसके बाद भी अगर कंपनी आके जवाब नहीं देता है तो उसके बाद STK 7 में उसका नाम निकाल दिया जाएगा। मतलब आइडियली 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप है, तुम बोल सकते हैं। अब इस केस में कंपनी बोल रहा है कि ना हमें STK 1 मिला है, हमें STK 1 नहीं मिला है, हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया है, और ROC ने हमारा सीधा नाम निकाल दिया है। और ROC ने इस ग्राउंड पे निकाला है कि लास्ट के 2 साल में हम बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रहा है। बट ROC ये गलत बोल रहा है, हम तो बिजनेस ऑपरेशंस कर रहा है। ये कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है। और अब इस बात को हम लोग बेटा मेरे एकदम डिस्कस में, एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अभी आप ये सब कुछ लिखो मत, वैसे तो मेजॉरिटी चीज मैं आपको टेक्स्ट बुक वगैरह दे रहा हूँ, उसमें जो भी रेलेवेंट चीज है सारा कवर्ड ही है। बट एक बारी मॉड्यूल को कैसे रीड किया जाता है वो भी समझना जरूरी है। सीधा आप टेक्स्ट बुक मत हमेशा पढ़ो, थोड़ा मॉड्यूल को रीड करने से एक आइडियोलॉजी डेवलप होगा कि किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने केस फाइल किया है। तो जो केस फाइल करता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एपिलेंट। मैं धीरे धीरे करके ना तुम्हारा लीगल नॉलेज को क्या बोलते हैं बढ़ाऊंगा। तो एपिलेंट जो केस फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? एपिलेंट। वैसे अलग अलग नाम आता है, आगे जाके मैं तुमको पेटिशनर भी पढ़ाऊंगा, पेटिशनर भी बोलते हैं, लेकिन पेटिशनर कब बोलते हैं, एपिलेंट कब बोलते हैं, वो सब धीरे धीरे, एकदम से समझोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझो। अच्छा, जिसके ऊपर फाइल होता है या जो जवाब देता है उसको क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। तो यहां पे रिस्पोंडेंट कौन है एवरीबॉडी? कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको ऐसे समझो ना, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम जेके सर के पास चला गया, बोला हम लोग राकेश सर को सबक सिखाता है, तो तुम क्या बन गया? एपिलेंट। अब मैं बोलेगा यार सर मैंने कुछ किया तो था वैसे, लेकिन मैं रीजन देना चाहता हूं इसके पीछे का, तो मैं क्या बन गया? रिस्पोंडेंट। क्लियर हो गया ये? तो जो अपील करता है एपिलेंट, और जो उसका जवाब देता है उसको क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। लीगल वर्ड है, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये केस किसके पास है? NCLT के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? NCLT के पास नहीं है, सॉरी, किसके पास है? NCLAT के पास है, निकलेट, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। रिपीट करो मेरे साथ, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। इसका मतलब अब ये भी तुमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है कि पहले केस तो NCLAT के पास नहीं फाइल होता है, पहले केस किसके पास फाइल होता है? NCLT के पास, और वहां से बात आगे कहां पे बढ़ती है? NCLAT के पास बढ़ती है। इसका मतलब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड किसके पास केस फाइल कर रहा है? NCLAT के पास, निकलेट के पास, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। इसका मतलब वो NCLT में पक्का हार चुका होगा, तभी तो अपील कर रहा है वो। मैं अपील कर रहा हूं मतलब क्या? मैं खुश नहीं हूं डिसीजन से तब अपील कर रहा हूं, मैं खुश रहता तो क्यों करता? इसका मतलब कनोडिया पक्का NCLT में हार चुका होगा। अब सुनो, मैंने तुमको एक पूरा बैकग्राउंड बता दिया, इसमें से अगर तुमको 1% भी समझा तो भी बहुत है। पूरा तो ऑब्वियसली नहीं समझा होगा, अभी तो मैंने बैकग्राउंड दिया है, लेकिन 1% भी समझा ना तो ये समझो ये महारत ही बन जाएगा तुम केस लॉ में। और मैं लेट मी टेल यू, सारे केस लॉ में तुम महारत ही बन जाएगा। बस जिस तरीके से मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं, मेरे साथ पेशेंसली सुनते चले जाओ। अब ये क्या है? फैक्ट्स ऑफ द केस। हमेशा तुमको ना ये मॉड्यूल में स्टार्टिंग में ये दिखेगा, जैसे कंपनीज एक्ट का केस है, रेलेवेंट सेक्शन है 248, स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट कुड नॉट प्रूव दैट द कंपनी वाज वर्किंग, वेदर नेम टू बी रिस्टोर्ड, हेल्ड नो। अब ये सब मैं ठीक से तुमको कंक्लूजन में डाल के दिया है टेक्स्ट बुक में, इधर देखो। तो फिलहाल तुम उसको वरी मत करना, आप सिर्फ अभी पहले फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, ध्यान दीजिए। क्या है फैक्ट्स ऑफ द केस? क्या है देखो, द नेम ऑफ द एपिलेंट कंपनी, ये जब मैंने एपिलेंट कंपनी बोला मतलब कौन हो गया? कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड, अपन KKPT लिखते हैं, कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड। द नेम ऑफ द एपिलेंट कंपनी वाज स्ट्रक ऑफ बाय द ROC, मतलब ROC कौन हो गया बेटा इस केस में? रिस्पोंडेंट हो गया, ठीक है। ROC कौन है? रिस्पोंडेंट है। नाम किसने निकाला है? कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने निकाला है। As the company had not been carrying on business or nor in any operations for 2 immediately preceding financial year, मतलब अभी अभी मैंने आप लोग को ये बात बताया था कि कंपनी लास्ट के 2 साल में बिजनेस नहीं कर रहा है, ऐसा ROC बोल रहा है। उस ग्राउंड पे ROC ने उसका नाम निकाल दिया है। आप समझ रहे हो मेरे बात? ROC ने उस ग्राउंड पे उसका नाम निकाल दिया है। तो कहने से बोलता है 2 साल से बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रहा है, ROC बोल रहा है ये कनोडिया निट्स नहीं कर रहा है, उसीलिए इसका नाम हमने निकाल दिया। एंड उसने क्या किया? हैड नॉट ऑब्टेन्ड द डोरमेंट स्टेटस, उसने डोरमेंट स्टेटस भी नहीं लिया। मतलब कहने से यहां पे आइडियली 2 चीज बोल रहा है ROC। एक तो ये बोल रहा है कि जो एपिलेंट कंपनी है, ऐसा बोल रहा है कि ये जो एपिलेंट कंपनी है ये ना तो 2 साल से बिजनेस कर रहा है एंड ना ही इसने डोरमेंट स्टेटस ले लिया। तो मतलब कहने से 248(1) का ग्राउंड को इन्वोक करने की बात कर रहा है
आरओसी बोल रहा है कि इस ग्राउंड पे 248(1) में जो ये ग्राउंड है वो हिट हो गया कि लास्ट के 2 साल में कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है एंड संग संग उसने डॉर्मेंट का स्टेटस भी नहीं लिया है, तो हम इसके लिए इसका नाम निकाल दिए। ये बोल के आरओसी ने नाम निकाल दिया। अब सुना, द एपिलेंट, एपिलेंट बार बार आदत डालो नहीं तो याद नहीं रहेगा तुमको। एपिलेंट बोला मतलब कौन? कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने, कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया मेरे बच्चों? केस फाइल किया। किसके पास केस फाइल किया? फाइल्ड बिफोर एनसीएलटी। सर लेकिन ये केस तो एनसीएलटी के पास से हमने ऊपर देखा था और इधर लिखा हुआ है द एपिलेंट फाइल्ड द अपील बिफोर एनसीएलटी। तो आप समझो मेरी बात, अभी तक केस खत्म नहीं हुआ है। एनसीएलटी के पास फाइल हुआ था, अब किसके पास फाइल हो रहा है? एनसीएलटी के पास। मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है। देखो शुरू में थोड़ा पेशेंसली पढ़ो, मतलब मेरी आदत है कि एक 15-20 केस लॉज अगर तुमने पेशेंसली पढ़ लिया ना, उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली लीगल लैंग्वेज डेवलप कर जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली पेस डेवलप होगा। लेकिन अगर तुम डे 1 से भागने का ट्राई करेगा ना, तुम कभी भी लीगल लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, फिर वो सारे केसेस हवा में चलते रहेंगे। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ते जाना है। तो क्या बोला कि ये तो हिस्टोरिकल डेटा दिया बिफोर एनसीएलटी, क्लेमिंग दैट इट हैड नॉट बीन सर्व्ड विथ नोटिस। मतलब अब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या बोल रहा है कि मेरे को नोटिस तो मिला ही नहीं था अंडर सेक्शन 248(1) ऑफ द एक्ट। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बोल रहा है STK-1 तो मेरे को मिला ही नहीं था। याद करो बैकग्राउंड में मैंने बताया था STK-1 तो मेरे को मिला ही नहीं था। एंड द ROC हैज प्रोसीडेड टू इशू द नोटिस अंडर 248। मतलब अब वो दो बात बोल रहा है। बोलता है कि कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड क्या बोल रहा है कि मेरे को STK-1 दिया ही नहीं और उसके बिना ही ROC ने क्या किया? 248(5) का क्या बोलते हैं के अंदर मेरा नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया। हैज इशूड नोटिस अंडर 248(5) एंड देन द नेम ऑफ एपिलेंट वाज देन स्ट्रक ऑफ। मतलब आइडियली दो बात बोल रहे हैं उन लोग। कनोडिया निट्स वाले बोल रहे हैं STK-1 नहीं दिया था, लेकिन याद करो उसके बाद मैंने दो और चीज लिखा था, STK-5 लिखा था और STK-7 लिखा था। तो इन लोग बोल रहे हैं STK-5 डाला है। STK-5 क्यों सर, कैसे मालूम पड़ा आपको? उन लोगों ने लैंग्वेज ही वो यूज किया है। प्रोसीडेड टू इशू नोटिस अंडर दिस एंड देन द नेम वाज स्ट्रक ऑफ। नाम किस में स्ट्रक ऑफ होता है? STK-7 में। मतलब अब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला भाई साहब? कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि STK-1 मेरे को मिला ही नहीं है। समझ रहे हो? STK-1 मेरे को मिला ही नहीं है मेरे बच्चों, और बोला वो इशू किए बिना डायरेक्टली STK-5 में पब्लिक नोटिस दे दिया। समझ रहा है मेरा बात? STK-5 में पब्लिक नोटिस दे दिया और पब्लिक नोटिस में बोल दिया कि हमारा नाम निकालने का सोच रहे, और उसके बाद STK-7 में नाम निकाल दिया। ये तीन चीज सबको क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ये तीन चीज सबको क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो यहां पे बच्चे लोग गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको इतना ज्यादा डिकोड करके तुमको समझाया। तो इन लोगों ने पहले क्या बोला कि एपिलेंट जो फाइल करना था एनसीएलटी को, एक कहने से एनसीएलटी के पास फाइल किया एपिलेंट ने, और उसने क्या क्लेम किया था एपिलेंट ने, मतलब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने, कि STK-1 जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर ROC ने क्या किया? सीधा पब्लिक नोटिस दिया STK-5 में। मतलब पब्लिक नोटिस में बोला कि हम तुम्हारा नाम निकालने का सोच रहे हैं, और उसके बाद STK-7 में हमारा नाम निकाल दिया। तो ROC ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। ऐसा कौन क्लेम कर रहा है? कनोडिया निट्स। अब वही तो अपने को देखना है, वो जो क्लेम कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो ये पहला ग्राउंड था जो मैंने लिख के भी दिया था नोट्स में। द एपिलेंट क्लेम्ड दैट द कंपनी हैड बीन डूइंग बिजनेस एंड वाज इन ऑपरेशन एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2012-13 टू फाइनेंशियल ईयर 2016-17। मतलब इन लोग क्या बोल रहे हैं ना बच्चे लोग, इन लोग बोल रहे हैं कि यार हम तो बिजनेस कर रहा था। मतलब इन लोगों ने एक्चुअली में ये जो ईयर का रेफरेंस दिया है इनके लास्ट के मोर देन 2 ईयर्स का रेफरेंस दिया है, अपने लिए रेलेवेंट किया लास्ट का 2 ईयर्स। इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो बिजनेस कर रहा था, ये बोल रहा है ना बिजनेस नहीं कर रहा था। ROC बोल रहा है ना बिजनेस नहीं कर रहा था। कनोडिया निट्स बोल रहा है गलत बोल रहा है, हम तो बिजनेस कर रहा था। ये सब किसके पास बात चल रहा है? एनसीएलटी के पास बात चल रहा है। द एनसीएलटी कंसीडर्ड द केस, बोलता है एनसीएलटी ने देखा सब कुछ बिफोर इट एज वेल एज डॉक्यूमेंट एंड केम टू द कंक्लूजन, और एनसीएलटी ने कंक्लूजन ड्रॉ किया दैट द एपिलेंट कंपनी, मतलब कौन? कनोडिया निट्स, फेल्ड टू प्रूव that it was carrying on business or was in operation when its name was being struck off। मतलब बोलता है कि हमने एनसीएलटी ने सारा कुछ देखा, इसकी बात सुनी कनोडिया निट्स की, ऐसा नहीं हवे में बात कर रहा है एनसीएलटी, सारी बात सुनी और उसके बाद एनसीएलटी को लगा कि नहीं, ये कुछ प्रूव ही नहीं कर पाया है कि इसने लास्ट के 2 साल में बिजनेस
कैसे कैरी किया। सर कैसे नहीं प्रूव कर पाया, उसी के लिए तो तुम लोग पूरा रीजंस देखोगे, समझ रहे हो, रीजंस देखोगे। लेकिन पहले समझो एनसीएलटी में कौन हार चुका है, कनोडिया निट्स हार चुका है। एंड डिसमिसल ऑफ द अपील वाज फाइल्ड बिफोर इट मतलब अब ये किसके पास फाइल हुआ है, इट मतलब ऊपर देखो कौन था, एनसीएलटी, उसी के पास फाइल होता है ना एनसीएलटी से हार के, तो एनसीएलटी के पास केस फाइल हुआ है अगेंस्ट द डिसमिसल, यहां पे देखो फाइल्ड बिफोर इट, ये तो एनसीएलटी का ही रेफरेंस दिया इन्होंने, अब एनसीएलटी का रेफरेंस देंगे। तो बोला कि एनसीएलटी ने डिसमिस कर दिया अपील, अगेंस्ट द डिसमिसल द प्रेजेंट अपील हैज बीन फाइल्ड। अब ये प्रेजेंट अपील किसके पास फाइल हुआ है बेटा, एनसीएलटी के पास। तो बोलता है एनसीएलटी ने तो डिसमिस कर दिया पिटीशन, एनसीएलटी ने तो डिसमिस कर दिया पिटीशन, एंड द सेम क्लेम इज पुट अप बाय द एपिलेंट, और बोलता है कि यही सेम चीज को लेके जो एपिलेंट है मतलब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये किसके पास फाइल किया है केस, ये एनसीएलटी के पास फाइल किया। तो अब इसको कंक्लूड करो मेरे साथ मेरे बच्चों, पूरा कंक्लूड करो। पहले फैक्ट्स में ब्रीफ फैक्ट्स देखो, ऐसे करके एक दो बार समझेगा तो पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। क्या बोला, जो नेम ऑफ द एपिलेंट कंपनी मतलब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको किसने निकाल दिया है, आरओसी ने निकाल दिया है। किस ग्राउंड पे कि लास्ट के 2 साल में बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रहे थे एंड डोरमेंट स्टेटस भी नहीं लिया था। इस पे पहला अपील किसके पास फाइल हुआ है, एनसीएलटी के पास। किसने फाइल किया है, कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। और एनसीएलटी के पास जो पहला केस फाइल किया था, उसमें उसने क्या बोला था कि एसटीके 1 हमको सर्व नहीं किया, सीधा एसटीके 5 में पब्लिक नोटिस दिया गया और उसके बाद एसटीके 7 में हमारा नाम निकाल दिया गया, ये बात बोला इन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, ये तो पहला ग्राउंड था, बोला इसकी वजह से जो एक्शन लिया गया है आरओसी का दैट इज नॉट जस्टिफाइड, ऐसा कौन बोल रहा है, कनोडिया निट्स। और उसके बाद इन लोग ने बोला कि एंड संग इन लोग जो बोल रहा है ना, जिस ग्राउंड पे निकाला वो ग्राउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब कंपनी बोल रहा है हम तो लास्ट के 2 साल में बिजनेस कर रहा है, इन लोग बोल रहे हैं ना नहीं कर रहा है, तो आरओसी झूठ बोल रहा है, हम तो बिजनेस कर रहा है। अब ये पहला ये जो बोला था कनोडिया निट्स ने, ये केस किसके पास फाइल हुआ था, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने सब कुछ सुना था और ये जो केस था वो रिजेक्ट कर दिया था, मतलब किसके फेवर में दिया था, आरओसी के। किसके अगेंस्ट दिया था, कनोडिया निट्स के। क्यों, क्योंकि बोला एनसीएलटी की तू हमें प्रूव नहीं कर पाया कि तू बिजनेस कर रहा था, इसीलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इस बात से दुखी होके एनसीएलटी का मैटर अब ये फॉरवर्ड करने जा रहा है किसके पास, एनसीएलटी के पास। कौन फॉरवर्ड करने जा रहा है, कनोडिया निट्स। किसके अगेंस्ट, आरओसी के। इसीलिए कनोडिया निट्स इज एपिलेंट, आरओसी इज रिस्पोंडेंट। अब सुनो, डिसीजन 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग केस को समझेंगे। पहले 10-15 केसेस में टाइम लगने दो, फिर देखो तुम्हारा ड्रास्टिकली टाइम नीचे आ जाएगा, मतलब तुम खुद 1/4 टाइम में हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे। फिर तो जो भी टाइम इसमें लग रहा है समझो 1/4 टाइम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले थोड़े लीगल चीजों को डेवलप करना होता है। तो क्या बोला था, आरओसी फाइल्ड रिप्लाई बिफोर अस। शांति से मेरे साथ रीड करो, द आरओसी फाइल्ड रिप्लाई बिफोर अस। अब ये कौन, किसके पास केस है, एनसीएलटी के पास। तो फाइल्ड रिप्लाई बिफोर अस बोला है, मतलब किसके पास केस है, एनसीएलटी के पास। एंड एफिडेविट ऑफ आरओसी क्लेम्स, एफिडेविट क्या होता है, ओथ होता है। एक चीज समझो, जब एफिडेविट लिखा है ना, इसका मतलब कोई इंसान झूठ नहीं बोलता ऐसा माना जाता है। एफिडेविट दिया तो ये ऐसे वैसे नहीं होता है। जज के सामने बोलता है ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, गीता लाया जाता है, उसके ऊपर हाथ रखा जाता है, कसम खाया जाता है। मतलब एक तरीके से ये इट्स अ सोन, समझ रहे हो, कसम खाना हो गया। तो आरओसी ने एफिडेविट फाइल किया, ऐसा मां कसम। तो आरओसी ने एफिडेविट फाइल किया किसके पास, एनसीएलटी के पास। एंड क्या क्लेम किया आरओसी ने एफिडेविट फाइल करके, कि एपिलेंट कंपनी हैड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आरओसी बोल रहा है इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं फाइल किया इस साल में। सर इसका क्या रेलेवेंस है इस केस में, कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इनफैक्ट इतना सा नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये केस टोटल 18 पेज का है, लेकिन मॉड्यूल में इसको कुछ चीजें इसका डाला गया है जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट होता है। तो इसमें इन लोगों ने, सर तो ये बोला क्यों है, इट्स अ कैरेक्टर असैसिनेशन। क्या होता है ना, आरओसी अगर अब कनोडिया निट्स के अगेंस्ट बात कर रहा है तो पहले आरओसी क्या करेगा ना, पहले 2-5 मिनट उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा कि देखो ये इंसान ही घटिया है, ये बोल रहा है ना लेकिन ये इंसान ही घटिया है। तो जज को क्या लगेगा, हाँ ये तो घटिया इंसान है। उसके बाद जज का एक माइंडसेट डेवलप होना चालू होता है। तो पहले तो आरओसी ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बोला ये इंसान ही घटिया है, ये इसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं फाइल किया है, आरओसी बोल रहा है। और बोल रहा है कि देखो इस बात का तो मैं ओथ दे रहा हूं तुमको, मतलब आपको, सॉरी एनसीएलटी तो कोर्ट जैसा हो गया ना, कॉसी जुडिशियल, तो तुम तो नहीं, आपको मैं इस बात का ओथ दे रहा हूं, कसम खा रहा हूं मैं। आरओसी एफिडेविट फाइल किया है। फिर बोला इसने ना बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न,
द बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न वॉज फाइल्ड फॉर ईयर एंडिंग दिस एंड देयर आफ्टर नो फाइलिंग टू आरओसी। बोलता है बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल किया। तुम समझ रहे हो, मतलब बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं फाइल किया एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और बैलेंस शीट भी, एनुअल रिटर्न भी 31 मार्च 2012 के बाद नहीं फाइल किया। मतलब ये दोनों तुम्हारे केस लॉ के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट ये समझो आरओसी यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है कि देख देख इंसान घटिया है। अब जज का भी थोड़ा लगेगा हाँ लग तो रहा है घटिया है। अब देखो मतलब एनसीएलटी का जो बंदा होगा उसको भी लग रहा है हाँ थोड़ा घटिया जैसा लग रहा है। फिर आरओसी क्या बोलता है, अब देखो मुद्दे की बात। अब आरओसी क्या बोलता है, STK1 नोटिस वॉज ड्यूली इशूड टू दी कंपनी। मतलब आरओसी ने ना बच्चों मेरे अब मुद्दे की बात किया है। बोलता है कि जिस ग्राउंड को लेके ये कंपनी तुम्हारे पास आया है ना एनसीएलटी निकलेट, वो ग्राउंड भी गलत है। ये बोल रहा है हमने इसको नोटिस नहीं दिया है ना, झूठ बोल रहा है ये। आरओसी बोल रहा है कि ये कंपनी कनोडिया है ना, कनोडिया, ये झूठ बोल रहा है, ये हमने इसको नोटिस दिया है। STK1 notice was duly issued to the company on 21 मार्च 2017। डेट भी दिया और साथ में जो नोटिस दिया था उसका कॉपी भी फाइल कर दिया आरओसी ने। मतलब एक तो एफिडेविट दिया और एफिडेविट के साथ कॉपी दिया है। इसका मतलब अब प्राइमा फेसी तो कौन सही लग रहा है, आरओसी। क्योंकि यार जब ये बोल रहा है मैंने नोटिस दिया, उसका कॉपी भी दे दिया और एफिडेविट भी दे दिया। आरओसी कभी भी या कोई भी कभी भी झूठा एफिडेविट नहीं देगा, क्योंकि अगर झूठा एफिडेविट देते हो ना तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो एफिडेविट भी दिया है और कॉपी भी फाइल किया। अकॉर्डिंग टू द आरओसी द एप्लीकेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस। आरओसी बोलता है देखो अब हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। पहले तो ये इंसान घटिया, हमने 2 पॉइंट ये बोला, अब देखो हमने इसको नोटिस भी दिया है। ये देखा, ये देख एनसीएलटी, ये देख नोटिस, ये नोटिस था, ये हमने इसको दिया था और ये एफिडेविट के साथ हम चिपका के दे रहे हैं। मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे, देखो नोटिस का कॉपी भी दे दिया हमने। एंड फर्दर स्टेप्स टू स्ट्राइक ऑफ वाज टेकन। हमने इसको पहले नोटिस दिया था और इसने जवाब नहीं दिया, उसके बाद हमने स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए जो फर्दर प्रोसीजर था हमने उसको प्रोसीड किया। अकॉर्डिंग टू आरओसी लेटर ऑन पब्लिक नोटिस एज पर 248(5) वाज इशूड। मतलब वो अब किसकी बात कर रहे हैं, STK5 की बात कर रहे हैं, 7 नहीं। देखो STK7 में तो नाम निकाल दिया जाता है, पहले STK1 में कंपनी को सर्व किया जाता है, उसके बाद STK5 में पब्लिक नोटिस डाला जाता है। और ये दोनों क्या होता है, इट इज इंफॉर्मेशन टू एवरीबडी दैट हम कंपनी का नाम निकालने का सोच रहे हैं। अभी तक निकाला नहीं, निकालता कब है, STK7 में। तो बोला हमने तो पब्लिक नोटिस भी सर्व किया, हमने इसको भी नोटिस दिया 248(1) में कि मतलब STK1 में कि हम तेरा नाम निकाल रहे हैं, और हमने पब्लिक नोटिस भी दिया था STK5 में कि हम इस कंपनी का नाम निकालने का सोच रहे हैं, और हमने इसको भी दिया था STK1 में कि तेरा नाम निकालने का सोच रहे। तो अब आरओसी ने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया। अब शांति से, अब शांति से। वी हैव नो रीजंस टू डाउट द एफिडेविट फाइल्ड बिफोर अस बाय द आरओसी। अब ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या बोल रहा है, मैं क्यों डाउट करूं, मेरे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है डाउट करने का। एनसीएलटी है ना, अब क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई रीजन नहीं है डाउट करने का। और बराबर बोल रहा है ना एनसीएलटी, क्यों यार, एक तो एफिडेविट फाइल किया, उसके बाद कॉपी ऑफ STK1 फाइल किया, कॉपी ऑफ STK5 फाइल किया आरओसी ने एनसीएलटी को। तो निकलेट क्या बोल रहा है, हम क्यों डाउट कर रहे हैं इस आरओसी के ऊपर, हमें तो ये सही लग रहा है। अटैचिंग कॉपी ऑफ द नोटिस डेटेड ऑन दिस, बोलता है इस नोटिस को हम डाउट क्यों करें, एफिडेविट भी दिया इसने तो, एज पर STK1 एंड द एफिडेविट विच क्लेम्स दैट सच नोटिस वाज इशूड टू द एपेलेंट कंपनी, मतलब कनोडिया, एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द आरओसी। बोलता है कि हमने नोटिस दिया है, आरओसी ने नोटिस दिया है, ये इसका कॉपी हम देख सकते हैं, निकलेट बोल रहा है। एंड ये जो STK1 का नोटिस है और साथ में एफिडेविट है, तो हमें आरओसी के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। मतलब अब देखो तुमको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग चुका होगा किसके फेवर में जाने वाला है। देखो यहाँ पे ना निकलेट का जो जज है वो पिघल रहा है बेटा धीरे धीरे। अब उसका मूड किसकी तरफ जा रहा है, मतलब आरओसी के फेवर में जा रहा है, तभी तो ये बात कर रहा है ना ऐसा। Apart from this, appeal filed before NCLT itself admitted that notice under 248 was published in the official gazette. Copy of STK5 also gave opportunity to the appellant company to move the ROC. वाह, बहुत अच्छा लाइन बोला, क्या बोला इधर। अब ये अपील तो किसके पास है, निकलेट के पास है। और स्टार्टिंग से मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, पहले अपील किसके पास फाइल हुआ था, एनसीएलटी के पास। और एनसीएलटी के पास अपील फाइल होने के बाद, वहां से हारने के बाद, ये कनोडिया वाला किधर आ गया, निकलेट में। निकलेट क्या बोल रहा है, मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल में निकलेट बोलूंगा, वो क्या बोल रहा है कि यार एनसीएलटी के पास जब ये केस चल रहा था तब ये भी बात सेटल हो चुका है कि STK5 फाइल हुआ था,
और उसका कॉपी भी है। और STK5 मतलब पब्लिक नोटिस है कि जनरल पब्लिक ऑफिशियल गैजेट न्यूज़पेपर में ऐड होता है और बोलते हैं कि हम कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करने वाले हैं। वहां पे ये बात ऑलरेडी सेटल हो चुका है कि तुमको STK5 का भी कॉपी दिया गया था। मतलब अब इसका मस्ती देखो कंपनी का। इफ it was aggrieved by the proposal removal of the name of the company after such notice, appellant made no effort to move to the ROC and put up the case that the appellant was in business or operation when the name was struck off. बहुत अच्छी बात बोला ना इन्होंने। ये लोग क्या बोल रहे हैं, शांति से, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि निकलेट वाला क्या बोल रहा है, बोलता है कि देख तू पहले तो बोल रहा है STK1 नहीं मिला, ये भी तू गलत बोल रहा है। तेरे को कॉपी दिया था इन्होंने STK1 का और इसका हमारे साथ एफिडेविट के साथ कॉपी ऑफ नोटिस भी है। दूसरा तो तूने खुद एडमिट कर लिया है। इसका मस्ती देखो क्या है कनोडिया का, इसने खुद एडमिट किया था NCLT के पास कि STK5 फाइल हुआ था पब्लिक नोटिस में। मतलब देखो दो जाता ना, STK1 कंपनी को जाता है, STK5 पब्लिक नोटिस के लिए जाता है, उसके बाद नाम निकाला जाता है STK7 में। तो ये लोग क्या बोल रहा है, STK1 तू बोल रहा नहीं फाइल मिला था हमको, कंपनी बोल रहा है वो भी, लेकिन STK5 मिला था, पब्लिक नोटिस में गया था और उसका एक कॉपी तेरे पास भी आया था। ये ऑफिशियल गैजेट में न्यूज़पेपर में जो ऐड किया था कि तेरा नाम निकालने का सोच रहे, STK5 में जो ऐड किया था वो तेरे को भी मिला था। तूने तभी क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया? तभी भी तो तेरे को ऑब्जेक्ट, तूने तो तभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। मतलब निकलेट बोल रहा है तू फालतू में डिले करने की कोशिश कर रहा है, तभी भी तूने ऑब्जेक्ट नहीं किया और तू तो ये खुद एडमिट कर रहा है। मतलब यहां पे तो बोलते ना कनोडिया वाला खुद एडमिट कर रहा है कि STK1 नहीं मिला लेकिन STK5 मिला। तो STK5 मिला तो तभी तो तूने ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, तूने तभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। अब जब STK7 में तेरा नाम निकाल दिया गया ना, तब तू ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब तुमको समझा क्यों बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगता है केस लॉ। बेटा कुछ चीजें दी रहती है, कुछ चीजें नहीं दी रहती, क्योंकि 15, 16, 17 पेज का केस लॉ होता है और उसमें से कुछ चीजें दी रहती, कुछ चीजें नहीं। तो मैं तुमको हर वो चीज बता दूंगा जो केस लॉ को समझने के लिए रेलेवेंट है, तो उसके बाद तुमको केस लॉ सिंपल लगने लगेगा। हाँ, तो बोला कि तेरा नाम स्ट्रक ऑफ हुआ, STK5 पब्लिक नोटिस गया जो तू एक्सेप्ट करा, तूने तभी भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तेरे को इनडायरेक्टली मिल गया था STK5 के साथ, अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो। समझ रहे हो? Thus we are not accepting the contention that the opportunity of appellant was not given। इसीलिए तू जो बोल रहा है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करने वाला है कि तेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया। रिगार्डिंग द मेरिट, अब देखो पहला ग्राउंड रिजेक्ट हो चुका है। कौन सा ग्राउंड की नोटिस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला, ये ग्राउंड रिजेक्ट हो गया। अब सेकेंड ग्राउंड क्या था जो कनोडिया ने क्लेम किया था कि हम बिजनेस कर रहा था फिर भी हमारा नाम निकाल दिया। अब देखते वो ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ, ये ग्राउंड तो इतना फनी है ना, हंसेगा तुम लोग। रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ क्लेम दैट द एपेलेंट वाज इन बिजनेस और इन ऑपरेशन, द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बिफोर अस इंक्लूड 2 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 and 17-18. The return for 16-17 claim gross total income of 504 rupees and income tax return has of 17-18 claim gross total income of 1473 rupees. बोलते हैं अच्छा तुम जोक देखो। हाँ, ये बोल रहा है ना मैंने लास्ट के 2 साल में बिजनेस ऑपरेशन किया है, तो लास्ट के 2 साल का डेटा दिया है। बोलता है 16-17 में 504 रुपया तूने प्रॉफिट दिखाया और 17-18 असेसमेंट ईयर में तूने 1473 रुपया 1473 रुपीज प्रॉफिट दिखाया। सर लेकिन कुछ तो बिजनेस होगा, अभी वो भी देखो, जोक देखो, अभी तो बोल रहा है बिजनेस होगा। देखो इधर, इफ द इनवॉइसेज आर सीन, अब तू बोल रहा है 2 साल का तूने प्रॉफिट दिखाया। इफ द इनवॉइसेज आर सीन, द सेलर इज शोन एज कनोडिया हॉजरी मिल्स लिमिटेड मिल्स एंड द बायर इज कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिस इनवॉइस की वजह से इन्होंने बिजनेस दिखाया ना, उस इनवॉइस को इन लोग ने चेक किया और क्या बोला पता है, ये जो तू प्रॉफिट दिखा ना 2 साल का, ये किसकी वजह से हुआ कि देखो यहां पे, इफ द एड्रेस ऑफ द सेलर इज परस्यूड, मतलब इफ द इनवॉइसेज आर सीन, द सेलर इज शोन, कौन है सेलर दिख रहा है यहाँ पे, कनोडिया होजरी मिल्स, और बायर कौन है, कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड। बोलता है इसको तू ग्राउंड बना के ट्रांजैक्शन दिखा रहा है ना, ठीक है, ये सेलर है ना तेरा और ये बायर है। बोलता है कि इसका जो इनवॉइस हमने चेक किया, इस इनवॉइस पे देखना शांति से, इस इनवॉइस पे इफ द एड्रेस ऑफ द सेलर इज परसूड इन दीज इनवॉइसेज, इट इज 35 नॉर्थ, एड्रेस ये एड्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सदर थाना रोड दिल्ली, इन्होंने एक एड्रेस दिखाया है। बोला कनोडिया हॉजरी मिल्स का ये एड्रेस है, दिस इज द सेम एड्रेस
ऑफ द एपिलेंट कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो। वाह, समझा बात? मतलब इन लोगों ने क्या बोला, नाटक देखो है कनोडिया निट्स प्राइवेट का। बोलता हमने तो लास्ट के 2 साल में बिजनेस किया था। तो NCLAT ने क्या किया पता, बोलता देखता हूं कितना बिजनेस किया है। तो 16-17 में 504 रुपए का बिजनेस था, 504 रुपए का। और फिर 17-18 में बिजनेस मतलब 504 का बिजनेस मतलब प्रॉफिट था इतना, ग्रॉस टोटल इनकम वो भी। और 17-18 में ग्रॉस टोटल इनकम 1473। तो कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड बोलता लेकिन बिजनेस तो है ना, बिजनेस तो किया है। NCLAT बोला हाँ वो भी देखा है तूने, कहां से किससे बिजनेस किया है। बोलता है ये जो 2 साल का तूने प्रॉफिट दिखाया ना, ये किसके बेसिस पे दिखाया है, ट्रांजैक्शन विद कनोडिया हॉजरी मिल्स के नाम से। और कनोडिया हॉजरी मिल्स से जो तूने बिजनेस किया उसके बेसिस पे तूने प्रॉफिट शो किया है। और अगर हम लोग ध्यान से चेक करें ना, अगर हम ध्यान से चेक करें तो इसका एड्रेस और इसका एड्रेस सेम है। मतलब जोक समझा तुमको? जोक ये है कि एक तो 2 साल में इसके जो प्रॉफिट है 504 रुपए और 1473, एक तो ये प्रॉफिट इतना, एक तो बिजनेस बहुत नेग्लिजिबल था, लेकिन चलो वो भी बिजनेस होता तो गवर्नमेंट माफ कर देता। बोला ना बिजनेस तो है, ठीक है। तो जब चेक किया ना तो पता चला ये बिजनेस का जो ग्रॉस टोटल इनकम आया है ये भी इसकी वजह से आया है कि इसने ट्रांजैक्शन किसके साथ किया, कनोडिया हॉजरी मिल्स के साथ। फिर जाके ना चेक किया NCLAT ने कि क्या कनोडिया हॉजरी मिल्स कौन है, तो देखा तो उसका एड्रेस और कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस सेम है। अब मुझे बताओ, मैं जिससे बिजनेस कर रहा हूं और जो मुझे बिजनेस दे रहा है, सबका दोनों का एड्रेस सेम होगा? नहीं। मतलब ये कोई बाहर वाला था ही नहीं, इन लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी जबरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश किया है। तुमको ने पढ़ा हुआ है अर्लियर लेवल पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगर तुम कंपनी के नाम पे कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है तो उस कंपनी का लीगल एंटिटी को निकाल दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने भी यहां पे वही किया, मतलब NCLAT ने भी वही किया। बोला कनोडिया हॉजरी मिल्स का एड्रेस और कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस सेम है और इसीलिए हम इसको 2 अलग अलग कंपनीज नहीं मानेंगे, ये सेम ही कंपनी है, बस धूल झोंकने के लिए आंखों में इसको अलग अलग एंटिटी बोल के फॉर्म किया है। तो इसको अगर हम लोग अलग अलग नहीं मानेंगे, ये सेम है, इसका मतलब इसका बिजनेस ही हमने कैंसिल कर दिया। मैं ऐसा तो नहीं है मैं खुद को बेच सकता हूं, तो ये बिजनेस को कंसिडर ही नहीं किया। और ये इसके अलावा और कोई बिजनेस किया ही नहीं था कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। इसका मतलब कहने से जो दूसरा ग्राउंड था ना कि हमने लास्ट के 2 साल में बिजनेस किया है, वो ग्राउंड का बेसिस ही था कि उसने बाइंग वगैरह किया था किसके साथ, कनोडिया हॉजरी मिल्स के साथ। और बोला कनोडिया हॉजरी मिल्स इज नॉट अ आउटसाइडर, वो तू खुद है, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है। मतलब तूने अपने ही नाम से 2 अलग अलग कंपनी बना के ये दिखाया होगा ताकि तू बच सके। तो बोला ये भी हम लोग, ये बिजनेस को हम बिजनेस नहीं मानता और इसके अलावा तूने और कोई बिजनेस किया ही नहीं है। अब देखो ना, स्टाइल होता है बोलने का, देखो क्या स्टाइल है बोलने का, इनका स्टाइल देखना तुम लोग। अब देखना एक सेकंड, हाउ मच वेट सच डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन इन अ फॉरगोन कॉन्सिक्वेंसेस। बोलता है कि तूने ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है और हमने देखा है, NCLAT बोल रहा है, हमने देखा, हम इसको क्या इज्जत करें, इसको क्या वैल्यू करें। हट, मतलब ऐसा होता ना कि क्या है, इसको क्या इज्जत करें, फालतू डॉक्यूमेंट दिया है, इसमें तो सब चीटिंग दिख रहा है, ऐसा करके NCLAT फटकार मार रहा है। वी आर नॉट इम्प्रेस बाई सच डॉक्यूमेंट टू क्लेम दैट वी आर बोल रहा है, मतलब NCLAT हो गया, निकलेट हो गया, टू क्लेम दैट द कंपनी वॉज इन बिजनेस और ऑपरेशन। बोलता है हम तो इससे इंप्रेस नहीं हुआ, मतलब हम मानने को रेडी नहीं है। बोलने का स्टाइल होता है, हम लोग मानने को रेडी नहीं है कि कंपनी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है, निकलेट बोल रहा है। परसुअल ऑफ द इंपंक्ड ऑर्डर। परसुअल मतलब क्या होता है बेटा, परसुअल का मतलब होता है केयरफुल रीडिंग। अगर ध्यान से देखा जाए, ये कौन बोल रहा है, निकलेट बोल रहा है, ध्यान से देखा जाए ऑफ द इंपंक्ड ऑर्डर। इंपंक्ड ऑर्डर होता है मतलब जिस ऑर्डर को तुम चैलेंज करते हो, चैलेंज्ड ऑर्डर। यहां पे चैलेंज्ड ऑर्डर कौन है, NCLT ने जो ऑर्डर दिया था वो चैलेंज हुआ है, तो यहां पे चैलेंज्ड ऑर्डर मतलब NCLT का ऑर्डर है। शोज दैट द NCLT वाज कंसीडर्ड द डॉक्यूमेंट प्लेस बिफोर इट। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो निकलेट क्या बोल रहा है पता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो जो जो चीज तूने हमारे पास लाया है वो सारा NCLT के पास ऑलरेडी था और NCLT ने उसे ध्यान से देखा है। मतलब क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि अपना देश डेमोक्रेसी वाला है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कहने से हवे में कोई बात नहीं करते, और इसीलिए इन्होंने ये बातें यहां पे रखी है। अच्छा, हैविंग हर्ड दैट
the appellant and seeing the documents, when we have considered the above findings and observation of the NCLT, we do not find any reason to differ from NCLT. बोलता है ये सब देखने के बाद, बोलता है ना सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, जज बोलता है ना, तो NCLT भी वही बोल रहा है, सारी चीज़ को कंसिडर करने के बाद, NCLT के सारे ओपिनियंस देखने के बाद हमें लगता है कि तेरे अपील में कोई सब्सटेंस नहीं है, देयर इज नो सब्सटेंस इन दिस अपील, मतलब कोई दम नहीं है तेरे अपील में। द अपील इज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मतलब कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड का अपील रिजेक्ट हो गया, वही तो अपीलेंट था ना, इसका मतलब किसके फेवर में गया, आरओसी के, इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ नेम बाय आरओसी ऑफ दिल्ली हरियाणा इज जस्टिफाइड। अच्छा, लास्ट में लिखा है नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, बट तुम एक चीज में एक बेसिक बता रहा हूं कि जब भी ऐसा लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है। ये दो टाइप का अपील होता है, एक होता है अपील जो तुम हार गया और एक होता है हार तो गया लेकिन अपील एकदम महाबकवास था। तुम समझो मेरा बात, एक तो अपील होता है जो हार जाता है तुम, लेकिन जज को लगता है ठीक है, उसको लग रहा था और इसने हमारे पास अपील किया, हम इसको ज्यादा कुछ मतलब नहीं चिल्लाएंगे। लेकिन एक अपील ऐसा होता है ना जो महाबकवास अपील होता है, जिसका कोई बेसिस ही नहीं होता है। अगर तुम एकदम इरेशनल अपील फाइल करेगा ना तो एक्ट में लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ कॉस्ट विल बी चार्ज्ड। मतलब क्या, ये तुम्हारा अपना लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह का खर्चा होता है, सामने वाले का लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह का खर्चा होता है, तुम्हारी वजह से सामने वाले का लीगल डिस्प्यूट का खर्चा हो रहा है, और एकदम फालतू केस फाइल किया ना तो उसका लीगल डिस्प्यूट, उसका जो टाइम वाइम वेस्ट हुआ है, ये सब खर्चा तुमको बेयर करना पड़ता है। तो ऑर्डर टू कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बोला नो ऑर्डर टू कॉस्ट, मतलब आरओसी वगैरह का जो लीगल एक्सपेंसेस हुआ है वो कनोडिया नीड्स को बेयर नहीं करना है। मतलब जज को लगा ठीक है अपील तो तू हार गया है, कनोडिया नीड्स हार गया है, लेकिन तेरा अपील उतना ज्यादा बकवास नहीं था तो तेरे को कॉस्ट तो नहीं हम लोग चार्ज करेंगे, बट यस तू अपील हार चुका है। अब बेटा ये बैकग्राउंड था, अब सुनो, ये मैंने पूरा डिकोड कर दिया तुम्हारे लिए। अब मैंने बताया ना शुरू के 10-15 केस लो, जब तक तुम पेशेंसली नहीं रीड करेगा तब तक कमांड नहीं आएगा। जल्दी 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 में क्या करेगा, पूरा बैंड बजा देगा तुम पूरा लीगल अंडरस्टैंडिंग का, और उसके बाद जब लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा एंड देन वी कैन पिक अप द पेस, और ऑटोमेटिकली आ जाता है फिर पेस। अच्छा सुनो, इसी को अपन ने क्या करा है एक प्रॉपर ऑर्डर में, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्वियसली ये पूरा तुम नहीं लिख सकता है, तो एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हारे पास कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए। तो क्या है, ये टेक्स्ट बुक अपना, तो क्या बोला बेटा, कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है अपना अपीलेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली हरियाणा, ये कौन है, रिस्पोंडेंट है, केस कहां पे फाइल्ड है, क्या फोरम है केस का, निकलेट है। अच्छा क्या बोला, द नेम ऑफ अपीलेंट कंपनी वाज स्ट्रक ऑफ by the ROC on the ground that the company had not been carrying on business or nor operations for 2 immediately preceding financial year and had not obtained the dormant status। फैक्ट्स है, सब पढ़ चुका है एग्जैक्टली, तो बस एक बार रीडिंग दे देता हूं मैं। The appellant filed the appeal before NCLT claiming that it had not been served with notice under 248(1)। तो मतलब appellant मतलब कनोडिया निट्स ने क्लेम किया कि मेरे को नोटिस नहीं मिला है by the ROC and that the company had been doing business and was in operation was in operation in the specified period। बोलता है इस पीरियड में हम बिजनेस कर रहा था, ऐसा क्लेम कर रहा है कौन, कनोडिया निट्स। NCLT ने क्या कर दिया था, has dismissed the appeal on the ground that the company failed to prove that it was carrying on business or was in operation when its name was struck off। मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा हो गया कि NCLT के पास तो हार चुका है और इसीलिए अगेंस्ट सच डिसीजन ऑफ द कंपनी प्रीफर्ड द अपील टू निकलेट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा इसके रीजंस क्या है, आरओसी फाइल, क्या फाइल किया आरओसी ने, फाइल्ड एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट STK1 नोटिस इज ड्यूली इशूड टू द कंपनी एज वेल एज पब्लिक नोटिस अंडर 248(5) was issued। It proves that the appellant had previous notice of the action taken by the respondent। क्लियर है ये बात। फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला, रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट बाय, तो ये कहने से पहला ग्राउंड ये है कि मतलब जो एपिलेंट है मतलब कनोडिया निट्स है उसको नॉलेज था, मतलब पहला ग्राउंड रिजेक्ट हो गया। दूसरा, रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट बाय द एपिलेंट दैट दे वर इन ऑपरेशन दे प्रोड्यूस 2 IT रिटर्न्स, बोलते 2 IT रिटर्न 504 असेसमेंट ईयर 16-17 में जो प्रोड्यूस किया था और 1473 जो तुमने असेसमेंट ईयर 17-18 में प्रोड्यूस किया था। बट ऑन ये 2 आर्ग्यूमेंट दिया था किसने, कनोडिया निट्स ने। बट ऑन फर्दर वेरिफिकेशन, जब आगे जाके वेरीफाई किया तो ये फाइंड आउट किया कि जो बिल्स है वह रेज इन द नेम ऑफ अ कंपनी हुज एड्रेस इज सेम ऑफ द एपिलेंट, मतलब कनोडिया निट्स और होशरी दोनों का एड्रेस सेम था एंड हेंस निकलेट कैन नॉट रिलाई ऑन सच एविडेंस। ये था। अब ये क्या रीजन है इसको सिंप्लीफाई करने का, कंसाइज करने का, इट इज बिकॉज ऑफ वेटेज ऑफ द क्वेश्चन
वेटेज ऑफ द क्वेश्चन एंड जितने मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी बात को समझिए, क्योंकि पूरा मॉड्यूल तुम नहीं लिख सकता एग्जाम में, उतना मार्क्स रहता नहीं है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, तो इन लोग सेम चीज डालेगा लेकिन इन लोग नाम चेंज कर देगा। जैसे कनोडिया नीड्स प्राइवेट लिमिटेड है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डाल देगा और बोलेगा आरओसी ने उसका नाम निकाल दिया। अब हो सकता है आरओसी का भी नाम चेंज कर देंगे, फलाना ढिमका आरओसी ने उसका नाम निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा था और वो बोल रहा है, कंपनी एबीसी लिमिटेड बोल रहा है कि हम बिजनेस कर रहा था, जस्टिफाई करो कौन जीतेगा। और उसका पूरा सिचुएशन तुमको थोड़ा इसी टाइप में सिचुएशन ड्राफ्ट करेंगे। अब सुनो, मेरा आदत है, मैं एवरी 7 केस के बाद क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, नॉट इमीडिएटली आफ्टर दिस केस। सर क्यों ऐसा? इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूंगा तब तो तुम सीधा चेप देगा, यही तो है। और क्योंकि केस का जो क्वेश्चन आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है इसके जैसा, तो जब 7 क्वेश्चन होगा ना, उसके बाद जब मैं तुमको बताऊंगा तो तब तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 7 में से कौन सा क्वेश्चन हमें चिपकाना है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा बैकग्राउंड डेवलप हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो वो 7 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि तुम फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा दिमाग अप्लाई करो कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन के लिए क्या रेलेवेंट है, कौन सा केस स्टडी यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया है। ये देखो, ये नोट्स, ये तो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक हम लोग आपको दे ही रहे हैं ना, तो इसका तो तुमको कुछ लिखना नहीं है, तो मॉड्यूल ये दूसरा। और ये तीसरा जो था ना, ये बैकग्राउंड, ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। देखो ये भी चाहिए ना तो मैं तुमको पीडीएफ में दे देगा, बट ये अगर तुमको लिखना है तो लिख सकता है। वीडियो पॉज करके लिख लो अगर लिखना है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों बस कंक्लूड कर देते हैं इसको, 2 मिनट देना एंड देन आई विल कंक्लूड द केस लॉ। क्या बोला है शांति से? कनोडिया नीड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ किया था। कनोडिया नीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलटी के पास अपील किया कि उसको एसटीके 1 नहीं मिला और इसी वजह से ये जो रिमूवल है ये नॉट जस्टिफाइड है। एंड साथ में उसने क्लेम किया था लास्ट के 2 साल में बिजनेस ऑपरेशंस किया था। इसके ऊपर आरओसी एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया था अपील। बाद में ये अपील कनोडिया ने एनसीएलटी के पास फाइल किया और वहाँ पे आरओसी ने एफिडेविट फाइल किया और बोला हमने एसटीके 1 दिया था। एनसीएलटी ने भी चेक किया तो पता चला एसटीके 1 दिया था। अलॉन्ग विद दैट कंपनी खुद भी क्लेम कर रहा था कि एसटीके 5 मिला था, मतलब पब्लिक नोटिस में गया था तभी उसको भी बताया गया था। तो एनसीएलटी ने इसका फर्स्ट ग्राउंड रिजेक्ट कर दिया कि रिमूवल ऑफ नेम का नोटिस नहीं सर्व हुआ। फिर दूसरा बोला था कि हमने लास्ट के 2 साल में बिजनेस किया इसलिए हमारा नाम नहीं निकालना चाहिए। जब एनसीएलटी ने चेक किया तो फाइंड आउट किया कि जिसके साथ बिजनेस किया था, एक ही कंपनी के साथ बिजनेस किया था और उस कंपनी का एड्रेस और इसका एड्रेस सेम है, मतलब ये कोई 2 अलग अलग लोग नहीं है, सेम पर्सन है, मतलब वो बिजनेस को कंसिडर ही नहीं करेंगे और उसके अलावा कोई बिजनेस किया भी नहीं है। और इसीलिए वो बिजनेस कर रहा था का कंटेंशन भी गलत है कनोडिया का। तो ये दोनों ग्राउंड रिजेक्ट हो गया एंड दैट्स वाई कनोडिया का जो केस था उसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो आई होप ये केस लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ मल्टीपल 2-3 केस लॉस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।